Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our income tax series for the assessment year 2025-26. If you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon, and let's get started with the video. आज की क्लास में हमें अलाउंसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट किया था, उसके बेसिक कंपोनेंट्स देखे थे और पूरा प्रोफॉर्मा देखा था कि हम इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे अलाउंस की। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, देन प्लीज़ मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हुआ है, आप पहले पीछे के लेक्चर्स देख लीजिए। एटलीस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिए। ठीक है, अब अलाउंस स्टार्ट करते हैं। अलाउंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फुल्ली टैक्सेबल, एक होता है आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट और लास्ट होता है आपका पार्शली टैक्सेबल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि फुली टैक्सेबल में हमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डियरनेस अलाउंस है आपका 50,000 का, आप एज इट इज़ 50,000 अपना आंसर में लिख देंगे, पूरे पे टैक्स लग जाएगा। अगर आपका अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उसकी भी मैंने आपको लिस्ट बता रखी है, तो वैसा क्वेश्चन में फुल्ली एग्जेम्प्ट का नहीं आता, बट अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन में दिया है जितना भी टैक्सेबल कितना होगा 0, बिकॉज इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूरे पे छूट है, बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें मेनली पढ़ना क्या होता है, पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस वो भी कौन कौन से थे मैंने आपको आइडिया दिया था, हाउस रेंट अलाउंस और बाकी कुछ का। आज हम लोग उनकी बात करते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस सबसे मेन होता है, इसी से स्टार्ट करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपकी कंपनी, आपके बॉस हो सकता है आपको आपका जो रेंट वाला पार्ट है उसका पोर्शन एज एन अलाउंस दे रहे हो। आपके रेंट के एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलता है आपको, जनरल अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो HRA इज़ एन अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई टू मीट द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग अ हाउस। ठीक है, हाउस रेंट करने की जो कॉस्ट आती है उसके लिए आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सैलरी एंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्सेबल होता है, बट एग्जेम्पशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, मतलब कि आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस देख लेते हैं। द एम्प्लॉई मस्ट रिसीव HRA फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है, एग्जेम्पशन, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई ना। आपको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा अगर आपको HRA मिला हुआ है। अगर हाउस रेंट अलाउंस ही नहीं मिला है बेटा, तो उस पर एग्जेम्पशन किस बात की। ठीक है, दूसरा क्या है, द एम्प्लॉई मस्ट बी रिसाइडिंग इन अ रेंटेड हाउस। अब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे अपना खुद का घर लेके रह रहे हो और फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। द एम्प्लॉई मस्ट एक्चुअली पे रेंट, आप एक्चुअल में जेन्युइनली रेंट पे कर रहे हैं तभी आपको HRA मिलेगा। द रेंटेड अकोमोडेशन शुड नॉट बी ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, वही बात हो गई। ठीक है, प्रॉपर रेंट रिसिट्स ऑफ रेंट अग्रीमेंट शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, कि मतलब प्रॉपर जो आपकी रेंट अग्रीमेंट की रिसिट्स हैं वो होनी चाहिए, ताकि आप अपनी एम्प्लॉयर को बेसिकली एक प्रूफ दे पाओ। ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं HRA क्लेम करने के लिए। बेसिक सी इतनी बात है कि आप जेन्युइनली रेंटेड घर में रहते हो, रेंट पे कर रहे हो, अपने खुद के घर में ना रह रहे हो जो आप ओन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 अमाउंट्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आपको 3 चीज़ें निकालनी होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होता है ना, उतनी आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। जैसे कि सबसे पहला क्या होता है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअल HRA रिसीव्ड वॉज ₹2000 पर मंथ, आपको 2000 पर मंथ का HRA मिल रहा था, तो 2000 पर मंथ का एनुअल HRA कितना हो गया, 24,000 हो गया। ठीक है, इसको लिख लिया आपने। सेकेंड पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। रेंट पेड भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक, अब मान लीजिए आप रेंट पे कर रहे थे 3000 रुपये पर मंथ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको HRA उतना ही मिल रहा है जितना आप रेंट पे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। ठीक है, तो रेंट पे आप कर रहे थे 3000 पर मंथ, तो साल भर का कितना हो गया, 36,000 हो गया, माइनस 10% ऑफ द सैलरी। फ़िलहाल के लिए मैं रफली मान लेती हूँ कि आपकी सैलरी थी 3 लाख। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं मान लेती हूँ कि आपकी सैलरी थी 3 लाख एनुअल। इसका 10% कितना हो गया, 30,000। तो आपने क्या किया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, ये आपका आ गया 6,000।
यहाँ पे 6,000 सेकेंड पॉइंट में आया, पहले पॉइंट में 24,000 आया। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, 50% ऑफ द सैलरी इफ़ एम्प्लॉई रिसाइड्स इन अ मेट्रो सिटी। मतलब अगर आप मेट्रो सिटी यहाँ पे उससे मत ले लेना कि जहाँ जहाँ पे मेट्रो है, वही 4 जो अपनी बेसिक सिटीज़ हैं उसी को मेट्रो सिटी मानते हैं अभी भी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपकी 50% ऑफ द सैलरी ली जाएगी, अगर आप किसी और जगह पे रह रहे हो तो आपकी 40% ऑफ द सैलरी ली जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि आप दिल्ली में ही रह रहे हो, तो अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपकी 50% सैलरी लेनी थी। सैलरी कितनी है, 3 लाख। 3 लाख का 50% कितना होता है, 1.5 लाख। ठीक है, हमने ये भी लिख लिया। अब देखो मेरे पास तीनों पॉइंट्स आ गए। अब मैंने पेन का कलर चेंज कर दिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहला पॉइंट मेरे पास आया 24,000 विच इज़ द एक्चुअल HRA रिसीव्ड। सेकेंड पॉइंट मेरे पास आया 6,000 जो कि क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। और थर्ड पॉइंट मेरे पास आया 1,50,000 जो कि क्या है, या तो आपकी सैलरी का 50% या तो 40% अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आ गए। ऊपर क्या लिखा हुआ था, द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 अमाउंट्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब तीनों में से सबसे कम कौन है, तीनों में से सबसे कम तो 6,000 दिख रहा है, तो 6,000 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो क्या 6,000 पे टैक्स लग रहा है, नहीं बेटा प्लीज़ यहाँ पे गलती मत करना, बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम में गलती करते हैं। मैं इसको आपको यहीं पे बताती हूँ, 1 मिनट। अब देखो एक्चुअल एच आर ए रिसीव कितना किया था आपने, यहाँ देखो 24,000। आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितना HRA दिया था, मैंने बताया था ना 2,000 पर मंथ मिल रहा था, तो साल भर का 24,000 मिला आपको। एक्चुअल HRA आपने रिसीव किया 24,000। बोल क्या रहा है कि 6,000 एग्जेम्प्ट हो गया है, मतलब 6,000 की छूट मिल गई है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे HRA एग्जेम्प्ट। कितने पे छूट मिल गई है, 6,000 पे। इसमें से 6,000 माइनस कर दो, जितना बचेगा दैट विल बी HRA टैक्सेबल, जो कि हो जाएगा आपका 18,000। तो आप जो अपना सैलरी शीट में HRA लिखोगे वो कितना लिखोगे, टैक्सेबल वाला अमाउंट जो कि है 18,000। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से बैक करके दोबारा देख लो। ठीक है, एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। और इस पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना न्यूमेरिकल तो आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट बात, बिल्कुल भी इसको नहीं भूलना है। यहाँ पे देखो मैंने सैलरी को हाईलाइट करके लिखा है, ऐसा क्यों, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अभी तो हमने सैलरी निकाली ही नहीं है ना, अभी तो हम सैलरी निकालेंगे जब हम पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ लेंगे। सारे अलाउंसेस, परक्यूसिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, जितने हमने कंपोनेंट्स देखे थे, ये सारे कंपोनेंट्स निकालने के बाद मेरी सैलरी आएगी। तो मैं सैलरी का 10% और सैलरी का 50% कैसे निकालूंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये देख लीजिए। तो हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। आपके क्वेश्चन में लिखा होगा इफ़ इट इज़ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट, तो अगर वो सैलरी का पार्ट फॉर्म कर रहा है तभी लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना। प्लस कमीशन। अच्छा, कमीशन भी आपके 2 तरह के होते हैं। एक कमीशन होता है आपका जो फिक्स्ड होता है, मतलब कि हर महीने आपको 1,000 रुपये का कमीशन मिल रहा है या हर महीने आपको 2,000 का कमीशन मिल रहा है, वो वाला कमीशन नहीं लेना। हमें कौन सा कमीशन लेना है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। कि आपकी कंपनी में जब सेल्स होती है ना, तो सेल्स पे आपको 1% का कमीशन मिलता है, सेल्स पे आपको 2% का कमीशन मिलता है, वो वाला कमीशन लेना है। ठीक है, तो सैलरी में हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, 3 चीज़ें लेनी है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और प्लस कमीशन अगर टर्नओवर पे है तो अब अगर आपके क्वेश्चन में आपको HRA नज़र आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सैलरी शीट में HRA लिख के वहाँ पे स्टार बना के नीचे जाएंगे वर्किंग नोट्स में, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, अब नीचे वर्किंग नोट्स में आप पहले सैलरी निकालोगे। ये सब जो सैलरी निकाल रहे हैं ना, सिर्फ वर्किंग नोट्स का पार्ट है, ये मेरे एक्चुअल आंसर का पार्ट नहीं है। ठीक है, सैलरी निकालेंगे, उसके बाद ये तीनों चीज़ें निकालेंगे, देखेंगे लीस्ट कौन सा है और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में HRA टैक्सेबल कितना बन रहा है। ठीक है, आगे आते हैं सेकंड अलाउंस पे, दैट इज़ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब बाकी सब सिंपल से हैं। अगर आपका कोई बच्चा है जो कि जिसकी पढ़ाई के लिए आपको कोई अलाउंस मिल रहा है, देन दैट इज़ योर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस गिवन बाय द एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉयज़ टू सपोर्ट द एजुकेशनल एक्सपेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन। हमें सिर्फ एग्जेम्पशन लिमिट जाननी है सबकी, क्यों, क्योंकि ये सारे पार्शियली टैक्सेबल हैं, पूरे पे टैक्स नहीं लगता। HRA में भी अगर मैंने आपको बताया कि 2,000 पर मंथ का HRA मिल रहा है, तो
तो ये नहीं करना कि सीधे सीधे 2000 देखा इंटू 12 करके 24,000 लिख के चले आए, पूरा पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन में अलाउंस में क्या होता है, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है, 2 बच्चों के लिए मिलता है, 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए नहीं मिलता। और कितना मिलता है, एक बच्चे पे 100 रुपये पर मंथ, ठीक है, एक बच्चे पे 100 रुपये पर मंथ। तो टोटल कितना मिलेगा, टोटल मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 100 रुपीज़ पर मंथ है अगर, तो साल भर का कर लो, और इंटू 2 क्योंकि 2 बच्चे हैं, ये मैक्सिमम अलाउंस मिल रहा है। एग्जाम्शन लिमिट देख लेते हैं क्या लिखा है, एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड ₹100 पर मंथ और मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन। तो अब आपके क्वेश्चन में ये कैसे आता है, आपको मान लो लिखा हुआ है कि 3 बच्चों के लिए अलाउंस मिला, ठीक है, 3 बच्चों के लिए अलाउंस मिला और 200 पर मंथ पर चाइल्ड, इतना अलाउंस आपने रिसीव किया है, ठीक है, इतना अलाउंस आपने रिसीव किया है। तो एग्जेम्प्ट कितना होगा, 2 बच्चों पे 100 रुपये पर मंथ, ये इंटू 12 क्यों किया है, क्योंकि 100 रुपये पर मंथ है, और यहाँ पे 2 क्यों किया है, क्योंकि 2 बच्चों पे ही आपको एग्जेम्पशन मिल रही है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, क्या है 2400, ठीक है, इतना क्या, ये 2400 क्या है, इतना आपका एग्जेम्प्ट हो रहा है, इतना आपका एग्जेम्प्ट हो रहा है। आपको एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ था, यहाँ पे देखो 3 बच्चों के लिए रिसीव हुआ था 200 रुपये पर मंथ, तो ये रिसीव कितना हुआ आप 7200, ये हुआ आपको एक्चुअल में रिसीव। एग्जेम्प्ट कितना है 2400, क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल अलाउंस, ये आपका आएगा 4800। तो हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में जो अपना क्वेश्चन में सैलरी शीट लिखेंगे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला अमाउंट लिखेंगे, कौन सा 4800 वाला, ठीक है। बाकी ये पूरा जो हम वर्किंग कर रहे हैं ये सिर्फ हमें वर्किंग नोट्स में दिखानी है, समझ में आया। आगे आते हैं चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस है बस कि इसमें 2 ही चिल्ड्रन को मिलता है, बट आपका एग्जेम्पशन अमाउंट होता है 300 रुपये पर मंथ। जैसे ऊपर 100 रुपये पर मंथ था, इसमें कितना हो जाएगा 300 रुपये पर मंथ हो जाएगा, बाकी पूरे सेम रहेंगे सारे प्रोविजंस। और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस क्या होता है कि अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है और वहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसके लिए आपको कोई अलाउंस मिला हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशंस। अलाउंस मस्ट बी रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अलाउंस रिसीव हुआ होना चाहिए, जाहिर सी बात है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन हॉस्टल मस्ट बी इनकर्ड, एक्चुअल में आपने ये खर्चा किया हो, मतलब बच्चे की पढ़ाई पे या बच्चे की हॉस्टल पे ये खर्चा हुआ है अगर, तभी आपको मिलेगा अलाउंस का एग्जेम्पशन, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एंड एग्जेम्पशन इज अलाउड ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन, मोर देन 2 चिल्ड्रन नॉट एलिजिबल अनलेस ट्विंस इन सेकेंड बर्थ। अगर देखो दूसरे वाले बर्थ में कि पहले एक बच्चा था पहले से, और जो सेकेंड बर्थ हुई ना उसमें ट्विंस हो गए, अब ये ट्विंस हो गए अगर, तो इधर 2 बच्चे और इधर 1, तो ये टोटल 3 बच्चे हो गए, तो ऐसे केसेस में भी मिल जाता है। बट इफ़ दीज वर नॉट ट्विंस, यहाँ पे ट्विंस नहीं हुए और 1 और फिर तीसरे बर्थ में भी 1 बच्चा हुआ, तो ऐसे केस में 3 बच्चों को नहीं मिलता, बेसिकली 2 बच्चों को ही मिलता है, बट अगर सेकेंड टाइम पे ट्विंस हुए हैं तभी 3 बच्चों को मिल सकता है, ठीक है। ये आपके मेन अलाउंसेस थे। इसके बाद अदर अलाउंसेस हम एक बार एट अ ग्लांस देख लेते हैं, बट आपको बता दूं कि अगर आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के पेपर में आता है ना ऐसा कोई अलाउंस, तो वो आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट में हल्का सा दे भी देता है कि कितना इसका एग्जेम्पशन लिमिट है। मतलब इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप सारे अलाउंसेस की सारी लिमिट जान लोगे, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप एक बार इसको देख सकते हो। हिली एरिया अलाउंस, अगर आप हिली एरिया पे रहते हो ना तो वहाँ पे आपको एक स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है, जो कि वहाँ के अल्टीट्यूड के हिसाब से कि कितने उस पे है, कितने ऊंचाई पे है आपका जो भी हिल एरिया है, उसके बेसिस पे मिलता है 800 रुपये या 300 रुपये, ठीक है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। और अगर आप ये सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हो तो फिर 7000 पर मंथ, बिकॉज ऑब्वियसली। इसके बाद क्या है बॉर्डर एरिया अलाउंस। अगर आप किसी बॉर्डर एरिया पे या फिर किसी रिमोट लोकेलिटी एरिया में रह रहे हो तो उसके लिए अलग अलाउंस मिलता है। ये भी अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से है, 1300 1100, इसीलिए मैंने कहा था ये आपको याद नहीं करना। अगर आप चाहो अलाउंसेस के कुछ कुछ के नाम याद कर सकते हो अपने थियोरी के पर्पज़ से, ठीक है। इसके बाद है आपका ट्राइबल एरिया अलाउंस, जो कि मिलता है आपको 200 पर मंथ, ये फिक्स्ड है। फिर आपका है, अच्छा ये वाला पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल पढ़ लेना, ये याद रहेगा तो सही है।
Any allowance granted to an employee working in any transport system to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running such transport from one place to another, provided that such employee is not in receipt of daily allowance. मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई एम्प्लॉई वर्किंग है और उसको अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए कोई अलाउंस मिला है, तो इसमें 70% ऑफ सच अलाउंस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट. मतलब या तो अलाउंस का 70% और या तो 10,000, दोनों में से जो कम होगा उतना पार्ट एग्जेम्प्ट होगा. ठीक. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये हमने पढ़ लिया. एनी अलाउंस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर पढ़ लिया. कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस ये भी स्पेसिफाइड स्टेट्स होते हैं, 2600 पर मंथ होता है. कॉम्पनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 1000 पर मंथ होता है. इंसर्जेंसी अलाउंस 3900 पर मंथ, ये भी देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल. एनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई हु इज़ ब्लाइंड. अगर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है किसी एम्प्लॉई को जो कि ब्लाइंड है, डेफ है, डम्ब है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, बेसिकली डिसेबल्ड है. ठीक है. अगर कोई पर्सन जो कि जिसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला हुआ है वो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है अगर, तो उसको 3200 पर मंथ का अलाउंस मिलता है. ठीक है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस है. अंडरग्राउंड आप कोई काम करते हैं तो अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है 800 रुपये पर मंथ का. ये सारे अलाउंसेस थे जिसको एट अ ग्लांस देखना था. इसके बाद एक और अलाउंस हमें पढ़ना है लास्ट, दैट इज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस. तो एंटरटेनमेंट अलाउंस देखते हैं. एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है? इट इज़ द एक्स्ट्रा मनी दैट द सैलरीड एम्प्लॉयज़ गेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर टू स्पेंड ऑन थिंग्स लाइक होस्टिंग इवेंट्स. जैसे अगर आप मार्केटिंग जॉब्स वगैरह में देखो ना, तो कई बार होता है कि हमें क्लाइंट को ले जाना पड़ रहा है फॉर अ कॉफ़ी और लंच, मतलब आप नॉर्मल बिजनेस डिस्कशन के लिए ही और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या आपको कहीं जाना है तो आप होटल स्टे कर रहे हो, मील्स, मूवीज़, इन सारी चीज़ों के लिए. ये आपका फैमिली टाइम मूवी की बात नहीं हो रही है, बट कई बार वो बिज़नेस एक्सपेंस में ही फॉर अ क्लाइंट या फिर बिज़नेस कनेक्शंस के साथ आपको अगर जाना पड़ रहा है और उसमें कोई खर्च हो रहा है, देन दैट इज़, उसके लिए अगर आपको कोई पैसा मिलता है देन दैट इज़ योर एंटरटेनमेंट अलाउंस. ठीक है. पूरा टैक्सेबल होता है. लेकिन अभी इसके आगे बात करते हैं. इसमें डिडक्शन किसको मिलती है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है. ठीक है. ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैन गेट अ डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस. तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन का जो भी एसएससी है जिसका आप सैलरी निकाल रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सिर्फ तब एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है. एम्प्लॉयज़ इन प्राइवेट कंपनीज, लोकल बॉडीज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ कैन नॉट क्लेम दिस डिडक्शन. डिडक्शन कितना मिलता है अब ये देख लेते हैं. एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द डिडक्शन इज़ अलाउड ओनली अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम. हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में और टैक्स कैलकुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास अब 2 टैक्स रिजीम होती है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम. तो ये वाला जो डिडक्शन है ना, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, न्यू टैक्स में नहीं मिलता. डिडक्शन कितने का मिलता है? तो हमें 3 चीज़ें दी गई हैं, तीनों में से जो लोएस्ट होता है उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है. 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बेसिक सैलरी. तो एचआरए की तरह हमें ये नहीं देखना है कि हमें सैलरी में कमीशन ऐड करना है, डीए ऐड करना है, कुछ भी नहीं. बस बेसिक सैलरी जो क्वेश्चन में लिखी होगी उसका मतलब आप अगर मंथली दी हुई है तो इंटू 12 कर लो. एनुअल जो बेसिक सैलरी है उसका 20% निकालेंगे, 5,000 रुपीज़, एंड द एक्चुअल अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड एज एन एंटरटेनमेंट अलाउंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर. ये 3 चीज़ें देखेंगे. तीनों में से जो लीस्ट होगी उतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा. किसके केस में? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में. प्राइवेट एम्प्लॉई है तो उसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होगा. ठीक है. एक नोट लिखा हुआ है कि द डिडक्शन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द अंडर द न्यू टैक्स रिजीम. मतलब कि ये डिडक्शन किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तब. इतनी बात समझ में आई. ये सारे डिस्कशन आज हमने कर लिए अलाउंसेस के बारे में. हमने सारे अलाउंसेस देख लिए. नेक्स्ट क्लास में हम पर्क्स की बात करेंगे, उसके बाद हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करेंगे और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट हुआ हो देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स.